हेलो स्टूडेंट्स, एमसीए नेहा हिमानी फ्रॉम तिरसा। आज हम लॉ की क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं आगे फॉरेन कंपनी और एनसीएलटी, जिसमें 2 टॉपिक करेंगे। अभी तक मैंने आपको 4 चैप्टर करवा दिए हैं और डे आफ्टर टुमारो आपका टेस्ट है 3 चैप्टर का एज पर आवर शेड्यूल, मैनेजरियल रेम्युनरेशन, फॉरेन कंपनी एंड एनसीएलटी। तो मैं आपको पहले फॉरेन कंपनी करवा रही हूँ। दोनों ही छोटे छोटे चैप्टर हैं और अगेन वेटेज अच्छी खासी रखते हैं एग्जाम में। एमसीक्यूज भी इनके अच्छे हैं, केस बेस्ड सिनेरियो में फॉरेन कंपनी के काफ़ी अच्छे एमसीक्यू हैं, तो आप ज़रूर कीजिए। तो हम फॉरेन कंपनी स्टार्ट करते हैं। फॉरेन कंपनी में सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी डेफिनेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉरेन कंपनी में इसकी डेफिनेशन। तो हम डेफिनेशन में आपको करवाती हूँ। डेफिनेशन पहले कौन से सेक्शन में आती है? 242 में। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन बोलती है अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट है आउटसाइड इंडिया, मतलब कि बाहर के लॉ में इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी, पर हैविंग बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, जिसकी बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में है, और हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। अब एक्टिविटी इन्होंने बोला परमानेंट होनी चाहिए, टेम्परेरी नहीं। जैसे आप ट्रेड फेयर लगा है और आप 3 महीने के लिए बिजनेस कर रहे हो इंडिया में, तो वो नहीं, परमानेंट होनी चाहिए। प्लेस ऑफ बिजनेस इन्होंने बोला फिजिकल भी चल जाएगा, आर्टिफिशियल भी, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट। तो आर्टिफिशियल मतलब कि आप सर्वर वगैरह के थ्रू भी सर्विसेज दे रहे हो तो आपको फॉरेन कंपनी मान लेंगे, हम प्लेस ऑफ बिजनेस मान लेंगे इंडिया में, जैसे फेसबुक हो गया। तो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन 242 सेक्शन के अंदर आती है और फॉरेन कंपनी के मेजोरिटी क्वेश्चन इसी डेफिनेशन में से बनते हैं। तो ये डेफिनेशन क्या बोलती है? कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, एक्टिविटी इंडिया में होनी चाहिए उसकी, और प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए। प्लेस ऑफ बिजनेस से के तार जुड़े हैं कौन से सेक्शन से? सेक्शन 1 हम करेंगे आगे 386 से। 386 कहता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू। ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है कि प्लेस ऑफ बिजनेस हम मान लेंगे 2 को, एक तो शेयर ट्रांसफर ऑफिस और एक रजिस्टर्ड ऑफिस। मतलब अगर किसी फॉरेन कंपनी का शेयर ट्रांसफर ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस है इंडिया में, तो हम उसको प्लेस ऑफ बिजनेस मान लेंगे, मान लिया जाएगा, अज्यूम कर लिया जाएगा। अगर क्वेश्चन में आता है कि फॉरेन कंपनी का शेयर ट्रांसफर ऑफिस है इंडिया में, तो हम उसे फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में ले लेंगे और उसकी एक्टिविटी इंडिया में है, अगर क्वेश्चन बताता है तो हम उसको फॉरेन कंपनी मान लेंगे। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको डेफिनेशन कराई है फॉरेन कंपनी की। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन हमने किस में किया? 242 में। अब उसके बाद फॉरेन कंपनी के सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है? 379 से लेके 393 तक। एक आपको सीरीज पता लगी फॉरेन कंपनी कहाँ से कहाँ तक है? 379 से लेके 393 तक। तो 379 से लेके 393 तक स्टार्ट करते हैं एक एक सेक्शन करना। फर्स्ट सेक्शन 379 ये बोलता है कि हम फॉरेन कंपनी मान लेंगे, मतलब कि वो 242 की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रही है, पर फिर भी उसको मान लेंगे अगर किसी को प्रोस्पेक्टस इशू करना है इंडिया में इस चैप्टर के अंदर, और वो 242 की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर पा रही है, फॉरेन कंपनी नहीं है, तो वो प्रोस्पेक्टस कैसे इशू कर सकती है? तो उन्होंने बोला कि अगर 50% या उससे ज़्यादा शेयर होल्ड करता हो, चाहे इक्विटी चाहे प्रेफरेंस, कौन? इंडियन सिटीजन या फिर इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट, या दोनों मिलके, तो 379 पावर देता है ऐसी कंपनी को कि आप इस चैप्टर के अंदर प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं, मतलब इंडिया की मार्केट से फंड रेज कर सकते हैं। तो 379 कहता है कि अगर आप 242 की डेफिनेशन में नहीं फॉल कर पा रहे, तो आप 379 के पावर के अंदर प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं इस सेक्शन के अंदर। पर कैसे? अगर 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स होल्ड कर रखे हों, किसने? इंडियन सिटीजन ने, या फिर इंडिया की बॉडी कॉर्पोरेट ने, या फिर दोनों ने मिलकर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 380, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये बोलता है जब भी फॉरेन कंपनी इंडिया में आएगी तो रजिस्ट्रेशन लेगी, किससे? ध्यान रखना, दिल्ली आरओसी से। दिल्ली आरओसी से रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा। दिल्ली आरओसी मतलब दिल्ली, इंडिया में कहीं भी हैं आप, कहीं भी आपकी फॉरेन कंपनी एस्टैब्लिश कर रहे हैं, पर लेना दिल्ली आरओसी से है, FC1 में 30 डेज में, और कोई चेंजेस होते हैं तो FC2 में बताते हैं हम।
और इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाता क्या क्या, सारी जर्नल डिटेल, कंपनी का नाम, कंपनी कौन से एक्ट में इनकॉर्पोरेट है, कंपनी के डायरेक्टर कौन कौन है इंडिया में और इंडिया के बाहर, कंपनी के डायरेक्टर डिसक्वालीफाई तो नहीं है, फिर उसके बाद कंपनी का एड्रेस इंडिया के बाहर का और इंडिया का, तो सब सारी डिटेल जाती है। फिर डायरेक्टर की पर्सनल डिटेल भी हम देते हैं। तो 380 सेक्शन है रजिस्ट्रेशन का। नेक्स्ट 381 सेक्शन क्या बोलता है? 381 बोलता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फॉरेन कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी ईयर में बना सकती है, मतलब चाहे फाइनेंशियल ईयर में चाहे कैलेंडर ईयर में, वो मर्जी आपकी। आप फाइनेंशियल ईयर में भी बना सकते हो और कैलेंडर ईयर में भी बना सकते हो। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि फाइनेंशियल ईयर जो सबमिट होगा, जो बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट होंगे वो फाइनेंशियल ईयर एंड के 6 महीने के अंदर अंदर सबमिट करने हैं और 3 महीने की आपको एक्सटेंशन मिलेगी। तो ये क्या बोलता है कि फॉरेन कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कि कब बना, कौन से ईयर में बना सकती है, जिस मर्जी में, कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर, वो उसकी मर्जी है, पर सबमिट कब करना है, फाइनेंशियल ईयर एंड के 6 महीने में। फिर उसके बाद हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आता क्या क्या है, तो फॉरेन कंपनी के स्टैंड अलोन एफएस, सीएफएस आ जाते हैं, रिपेट्रिएशन टू इंडिया, कितना पैसा इंडिया में है, कितना गया है, ब्रांचेस का डाटा आ जाता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आ जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और इंडिया का सीए ही ऑडिट करेगा इसको। अब इसमें 2 बातें और आती हैं। फर्स्ट 381 बुक्स ऑफ अकाउंट्स का अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अभी तक मैंने ये बताया, अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिफरेंट ईयर में बना रहे हैं और हमें डिफरेंट ईयर में ही रखने हैं, सीएफएस के लिए हमारा ईयर सेम होना चाहिए, मतलब होल्डिंग का फाइनेंशियल ईयर है तो सब्सिडरी का भी फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। पर अगर हम डिफरेंट ईयर रखना चाहते हैं, मान लो होल्डिंग का फाइनेंशियल और सब्सिडरी कैलेंडर ईयर ही रखना चाहती है, तो ध्यान रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन रिक्वायर्ड है, सीजी की परमिशन लेनी पड़ेगी पहले आपको अगर डिफरेंट ईयर फॉलो करना है तो। और दूसरी बात, इंग्लिश में आपके होने चाहिए, अगर इंग्लिश में नहीं है तो आपको ट्रांसलेट कराने पड़ेंगे। अब ट्रांसलेट करेगा कौन? एडवोकेट, प्लीडर ऑफ हाई कोर्ट और अटर्नी, एडवोकेट, प्लीडर, अटर्नी ऑफ हाई कोर्ट, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो एफिडेविट दे दे कि मुझे बोथ लैंग्वेज की नॉलेज है, आई हैव नॉलेज ऑफ बोथ लैंग्वेज, एफिडेविट में लिख के दे दे, तो उस पर्सन से करवा सकते हैं। तो अभी तक हमने 3 सेक्शन किए। 379 है हमारा फॉरेन कंपनी, डीम्ड फॉरेन कंपनी, मतलब कि आप 242 में फॉल नहीं कर रहे, फिर भी आपको फॉरेन कंपनी में प्रोस्पेक्टस इशू करने की पावर मिल जाएगी अगर आपके 50% से ज़्यादा शेयर कौन होल्ड करता है, इंडियन सिटीजन या फिर इंडिया की बॉडी कॉर्पोरेट। फिर उसके बाद 380 बोलते हैं रजिस्ट्रेशन, दिल्ली आरओसी FC1 30 दिन के अंदर FC2 में चेंजेस रहेंगे। 381 बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी भी ईयर में बना सकते हो, फाइनेंशियल ईयर एंड के 6 मंथ्स में सबमिट करने हैं। उसके अलावा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सब कुछ आ जाता है, सीएफएस, रिपेट्रिएशन, सीएफएस में डिफरेंट ईयर फॉलो करना है, सीजी की परमिशन, इंडिया का सीई ऑडिट करेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो ट्रांसलेट कराना पड़ेगा किससे, एडवोकेट, प्लीडर और अटर्नी ऑफ हाई कोर्ट, या फिर हमारा कोई पर्सन जो एफिडेविट में लिख के दे दे कि आई हैव नॉलेज ऑफ बोथ लैंग्वेज। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 382। 382 है डिस्प्ले का। फॉरेन कंपनी अपने डिस्प्ले बोर्ड पे क्या क्या लिखेगी, नाम, जो नाम है फॉरेन कंपनी का, जिस एक्ट में वो रजिस्टर्ड है, और लिमिटेड लाइबिलिटी स्टेटस। 383 हमारा है डीम्ड नोटिस। अगर इंडियन गवर्नमेंट को फॉरेन कंपनी को नोटिस सर्व करना है, मान लीजिए कोई नोटिस सर्व करना है, कोई टैक्स बन रहा है या कुछ भी बन रहा है, तो इंडिया में जो भी उसकी लोकेशन होगी, जो भी उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, तो अगर या फिर उसका एजेंट होगा, अगर उसको सर्व कर दिया है तो डीम्ड मतलब माना जाएगा कि वो फॉरेन कंपनी को भी सर्व हो गया है। मतलब अगर फॉरेन कंपनी सिंगापुर की है तो ये नहीं है कि हम सिंगापुर भेजेंगे वो नोटिस, हम यहीं पे इंडिया में जो उसका बिजनेस रहेगा वहाँ पे भेज देंगे, तो माना जाएगा डीम्ड टू बी सर्व टू फॉरेन कंपनी। 384(5) कट। 386 हमारा है, अभी बताया था, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। ये बोलता है कि फॉरेन कंपनी के डायरेक्टर नॉलेजेबल माने जाएंगे जैसे इंडिया के डायरेक्टर माने जाते हैं, मतलब उनकी क्वालिफिकेशन सेम मानी जाएगी। फॉरेन कंपनी जो भी कॉपी सर्टिफाई करेगी उसे सेम वैल्यू दी जाएगी जो इंडियन कंपनी सर्टिफाई करती है अपनी कॉमन सील लगा के। फिर उन्होंने बोला प्लेस ऑफ बिजनेस, जो मैंने जिसके तार जोड़े थे 242 से, किससे जोड़े थे इसके तार, 242 से। तो प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या क्या लिया जाएगा, शेयर ट्रांसफर ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस। डन। अब आते हैं हमारे 5 सेक्शन। इन 5 सेक्शन का एक साथ बंच है, ये हमारे हैं आईडीआर पे। अगर कोई फॉरेन कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहती है, मतलब मार्केट से पैसा रेज करना चाहती है इंडियन मार्केट से, तब उस पे ये सेक्शन लगेंगे। 387
388, 389, 390, 391। पहला बोलता है प्रोस्पेक्टस, फॉरेन कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। दूसरा बोलता है एक्सपर्ट की कंसेंट लेगी फॉरेन कंपनी। 389 आरओसी को इन्फॉर्म करेगी। 390 अगर आईडीआर इशू कर देगी अगर सारे रूल फॉलो कर लिए हैं। 391 अगर प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है तो क्या पेनल्टी लगेगी। तो प्रोस्पेक्टस से शुरू हुआ, प्रोस्पेक्टस पे खत्म हुआ। पहले प्रोस्पेक्टस इशू किया, एक्सपर्ट की कंसेंट ली, आरओसी को इन्फॉर्म किया, आईडीआर इशू किया, प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट मिली तो हम पे पेनल्टी लगेगी। सबसे पहले अब सेक्शन के अंदर चलते हैं। प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए इन्होंने बोला सेक्शन 26 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो इंडियन कंपनी पे एप्लीकेबल है वो सेम सेक्शन पूरा एप्लीकेबल हो जाएगा फॉरेन कंपनी पे, और उसको सारे रूल कंप्लाई करने पड़ेंगे। साथ में एमओए एओए जो इसका है और जिस एक्ट में ये रजिस्टर्ड है उसकी कॉपी इसे अटैच करनी पड़ेगी। एक्सपर्ट की कंसेंट लेनी पड़ेगी। अगर कंसेंट विड्रॉ कर लेता है एक्सपर्ट तो वो प्रोस्पेक्टस क्या हो जाएगा, वॉइड, नलिफाई हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। फिर उसके बाद इन्होंने बोला आरओसी को इन्फॉर्म करना है। आरओसी को इन्फॉर्म कैसे करेंगे, 2 डायरेक्टर और 1 चेयरमैन का साइन लगेगा स्टेटमेंट पे कि हम आईडीआर इशू करने जा रहे हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी लगेगी, एक अंडरराइटिंग का डाटा लगेगा। पिछले 2 सालों में कोई नॉन ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन किया कंपनी ने तो वो बताएंगे, और डायरेक्टर और कंपनी के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी इन्फॉर्म करेंगे। तो हमने 5 इन्फॉर्मेशन देनी है आरओसी को। 2 डायरेक्टर 1 चेयरमैन के साइन लगेंगे स्टेटमेंट पे, फिर पावर ऑफ अटॉर्नी, अंडरराइटिंग का डाटा, पिछले 2 सालों में फॉरेन कंपनी ने कोई नॉन ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन किए तो वो, और डायरेक्टर और चेयरमैन के बीच का कोई कॉन्ट्रैक्ट है। आईडीआर इशू हो जाएगा अगर गवर्नमेंट, आरबीआई और कंपनीज एक्ट के रूल फॉलो कर लिए हैं तो आप आईडीआर इशू कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट मिलती है तो ये हम ना लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर चैप्टर में करते हैं ऑडिट में। सेक्शन 34 और 35 की पनिशमेंट लगेगी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मतलब सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी लगेगी जो इंडियन कंपनी पे भी एप्लीकेबल है। 392 है हमारा पनिशमेंट का। ये बोलता है फॉरेन कंपनी में पनिशमेंट लगेगी अगर उसने कोई भी रूल फॉलो नहीं किया एक्सेप्ट 391। 391 अपनी पनिशमेंट खुद बताता है तो 392 बताता है 391 छोड़ के पूरे फॉरेन जितने भी सेक्शंस हैं अगर उनका किसी का भी कंप्लाई नहीं हुआ तो पनिशमेंट लगेगी। क्या लगेगी, ये पनिशमेंट आपने ध्यान रखनी है, 1 लाख टू 3 लाख, 50,000 पर डे और 6 महीने की जेल है, और 25,000 से 5 लाख। ये ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे और ये कंपनी पे। डन। लास्ट सेक्शन पे आ गए हैं हम। 393 बोलता है अगर फॉरेन कंपनी ने कोई भी प्रोविजन फॉलो नहीं किया तो फॉरेन कंपनी किसी को सू नहीं कर सकती, फॉरेन कंपनी को हर कोई सू कर सकता है, मतलब फॉरेन कंपनी से केस करने का राइट छीन लिया जाएगा। तो 393 हमारा सू वाला है। तो अभी तक हमने फॉरेन कंपनी किया। सबसे पहले हमने क्या की, डेफिनेशन किस में है, 242 में, जो ये बोलता है फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और एक्टिविटी इन इंडिया होनी चाहिए। तो हम उसे फॉरेन कंपनी मान लेंगे और ये चैप्टर उस पर एप्लीकेबल कर देंगे। चैप्टर कहाँ से कहाँ तक है अपना, 379 से 393 तक। 379 क्या बोलता है, डीम्ड फॉरेन कंपनी। जल्दी जल्दी बोलो। डीम्ड फॉरेन कंपनी 50% इंडियन इंडिविजुअल या इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट के पास है तो प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हो। 380 दिल्ली आरओसी FC1 30 डेज में रजिस्ट्रेशन। 381 बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट फाइनेंशियल ईयर एंड 6 महीने 3 महीने की एक्सटेंशन इंग्लिश लैंग्वेज और इंडिया का सीए ऑडिट करेगा। 382 डिस्प्ले करेंगे हम क्या, अपना नाम अपने जिस एक्ट में रजिस्टर्ड है और द लास्ट वन लिमिटेड लाइबिलिटी स्टेटस। 383 में हम क्या करेंगे, 383 में हम डीम्ड नोटिस, इंडियन गवर्नमेंट अगर कोई नोटिस भेजती है तो माना जाएगा फॉरेन कंपनी को सर्व हो गया है। फिर 386 2 सेक्शन से जंप मार लो, 386 इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू। ये क्या बोलता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू हमारा, ये बोलता है कि फॉरेन कंपनी जो है उसमें प्लेस ऑफ बिजनेस हम किसे मान लेंगे, प्लेस ऑफ बिजनेस हम उसे कहेंगे जैसे कि रजिस्टर्ड ऑफिस और शेयर ट्रांसफर ऑफिस को भी हम प्लेस ऑफ बिजनेस बोलेंगे। फिर 387 से लेके 391 तक हमारे 5 सेक्शन थे आईडीआर पे, प्रोस्पेक्टस पे। 387 में प्रोस्पेक्टस इशू किया, 388 में एक्सपर्ट की कंसेंट ली, 389 में आरओसी को इन्फॉर्म किया, 390 में हमने आईडीआर इशू किया और 391 में प्रोस्पेक्टस में अगर मिस स्टेटमेंट मिलती है तो सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी एप्लीकेबल हो जाएगी। 391 पनिशमेंट का है हमारा और 392 हमारा किसका है, लास्ट 392 सेक्शन है स्यू का, फॉरेन कंपनी से स्यू करने की पावर ले ली जाएगी। तो ये था हमारा फॉरेन कंपनी चैप्टर 397 से लेके 393 तक। तो अभी तक हमारे 5 चैप्टर हो गए हैं लॉ में। एक बार सीरीज देखें कहाँ से कहाँ तक हुई है हमारी लॉ की।
हमने सबसे पहले किया ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट 241 से 246, फिर हम बैक गए अमालगमेशन 230 से 240, फिर हम और बैक गए इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन 206 से 229, फिर हम और बैक गए और फिर हमने मैनेजरियल किया 196 से 205। आज हमने एक नई सीरीज की फॉरेन कंपनी जो किस पे 242 डेफिनेशन और 379 से 393 तक। डन। अब हम करेंगे एनसीएलटी और नेकलेट, एक नई सीरीज। ये चैप्टर ना हमारा बीच में है, मतलब इसके जो स्टार्टिंग के सेक्शन है ना वो लॉ से कट चुके हैं। तो एनसीएलटी नेकलेट में कितने पर्सन होने चाहिए, कितने चेयरमैन होनी चाहिए, क्या डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन, वो कुछ भी नहीं है हमारे सिलेबस में। तो ये चैप्टर ना मैं बंचेस में कराती हूँ, 3 बंच बनते हो, पूरा चैप्टर विद सेक्शन नंबर याद हो जाता है। बंचेस में करेंगे, 4 बंच बनते हैं इसके और बहुत इजी है, 5 मिनट का चैप्टर है, बस ध्यान से सुनना। 420 से 434 तक है। एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ एप्लीकेट ट्रिब्यूनल। तो फर्स्ट बंच आ रहा है अब हमारे पास 4 सेक्शंस का। कहाँ से है? 420, 421, 422, 423। पहला 4 सेक्शन। अब सीरीज या ध्यान रखनी है आपने, 420 से लेकर 434 तक है, 420 से 434 तक। तो पहले 4 सेक्शन ऐसे याद नहीं होंगे, 420, 421, मतलब आपको 4 सेक्शन सीरीज में याद हो जाएंगे। तो आप देख लेना पेपर में कोई सेक्शन हिट होता है तो कौन सा है वो। 420 क्या बोलता है? एनसीएलटी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके ही वो ऑर्डर पास करेगा। एनसीएलटी जब भी ऑर्डर पास करेगा नेचुरल जस्टिस फॉलो करेगा, मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा फिर ऑर्डर पास करेगा। एनसीएलटी अपना ऑर्डर अमेंड कर सकता है 2 साल में, पर ऑर्डर कब अमेंड नहीं होगा? जब पार्टी फर्दर अपील में चली गई है। 420 क्या बोलता है? एनसीएलटी नेचुरल जस्टिस फॉलो करेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, अपना ऑर्डर अमेंड कर देगा, 2 सालों में अमेंड कर सकता है, पर अमेंड कब नहीं होगा? अगर पार्टी अपील में चली गई है। 421 बोलता है अगर एनसीएलटी से खुश नहीं हो तो कहाँ जाओगे? नेकलेट में 45 + 45 डेज में फर्दर एक्सटेंशन मिल जाएगी अगर सफिशिएंट कोज है। अब देख पेपर में सफिशिएंट कोज मान लेंगे, अगर बीपी भी लो है तो सामने वाले का, तो हम सफिशिएंट कोज मान लेंगे उसको। तो 45 + 45 डेज की आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। विद एक्सटेंशन टाइम लिमिट है। और कब आप नेकलेट में नहीं जा सकते? जब पार्टी की कंसेंट से एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया था। अगर एनसीएलटी ने ऑर्डर पास पार्टी की कंसेंट से किया है तो आप नेकलेट में नहीं जा सकते। 422 दोनों स्पीडी ट्रायल है। एनसीएलटी नेकलेट 3 महीने में अपनी प्रोसीडिंग खत्म कर देंगे, प्लस 90 डेज की एक्सटेंशन हो रहा है। 423 सुप्रीम, अगर नेकलेट से भी कुछ नहीं हो सुप्रीम कोर्ट में जाओगे 60 + 60 डेज में, अगेन सफिशिएंट कोज होना चाहिए। तो 4 सेक्शन आए हमारे पास। एनसीएलटी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड अमेंडेड 2 ईयर, अगर अपील में चलेंगे नो अमेंडमेंट इन ऑर्डर। 421 एनसीएलटी से कुछ नहीं हो नेकलेट में 45 + 45 डेज, अगर पार्टी की कंसेंट से ऑर्डर हुआ है तो नेकलेट में नहीं जा सकते। 422 स्पीडी ट्रायल 3 महीने में आप को जजमेंट देनी पड़ेगी एनसीएलटी और नेकलेट को। 423 सुप्रीम कोर्ट, अगर नेकलेट से कुछ नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में जाओगे 60 + 60 डेज में। तो ये 4 सेक्शन का बंच था। अब आते हैं 3 सेक्शन का जो है पावर पे। ये किस पे थे? अपील पे 4 सेक्शन। अब आता है 3 सेक्शन पावर पे। तो 424, 425, 426। 424 क्या बोलता है? सिविल कोर्ट की पावर है दोनों को। तो मैंने इंस्पेक्शन इंक्वायरी में करवाई थी, कौन कौन सी पावर है सिविल कोर्ट की? प्रोड्यूस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओथ, एफिडेविट, सम्मन। कहीं भी कंपनी लॉ में आ जाए सिविल कोर्ट की 4 ही पावर है, प्रोड्यूस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओथ, एफिडेविट, सम्मन। फिर उसके बाद इन्होंने बोला पावर ऑफ कंटेम्प्ट है एनसीएलटी को और नेकलेट को। कंटेम्प्ट क्या है? जैसे कोई केस चल रहा है और बीच में किसी ने गवाही देते हुए कोर्ट में जज को कुछ और बोल दिया, मतलब गलत बोल दिया, अपभाषा का प्रयोग किया, बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज यूज की, तो जज उस केस के अलावा उस जिस पर्सन ने अब्यूसिव लैंग्वेज यूज की है उसको सेपरेटली कुछ पनिशमेंट दे सकता है। जैसे मैं इसमें रुस्तम मूवी का एग्जांपल लेती हूँ कि उसमें वो जो काम वाली बाई थी उसने कुछ जज को गलत बोल दिया था, तो फिर वो जज उसको 1 दिन की सजा सुनाता है, उसके अंदर पनिश करता है, तो उसे वो यही वर्ड यूज करता है। अगर आप देखोगे वो क्लिप, तो पावर ऑफ कंटेम्प्ट के अकॉर्डिंग आपको ये पनिशमेंट दी जाती है 1 डे की जेल की। तो पावर ऑफ कंटेम्प्ट की पावर ना हाई कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास है।
तो अब इनको भी ये पावर दे दी है एनसीएलटी और नेकलेट को कि अगर आपको कोई अपमानित करता है कोर्ट ऑफ लॉ में तो आप उसको पनिश कर सकते हो। 426 है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की पावर। एनसीएलटी अपनी इंक्वायरी करने की पावर डेलीगेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कोर्ट तो इंक्वायरी करने जाएगा नहीं, तो ये इंस्पेक्टर को भेजते हैं अपने बिहाफ पे इंक्वायरी करने। तो ये 3 थे हमारे पावर के। पहले 4 थे अपील के, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, नेकलेट में जाएंगे स्पीडी ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट 3 सेक्शन पावर के, सिविल कोर्ट की पावर, पावर ऑफ कंटेम्प्ट, और लास्ट वन इज हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की पावर। क्या था? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। नेक्स्ट 5 सेक्शन का बंच आ रहा है, ये है ऑफिसर पे। 427, 428, 429, 430, 431। अगले 2 मिनट में चैप्टर आपका ओवर। 427 बोलता है कि इनको गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। जो एनसीएलटी और नेकलेट के मेंबर हैं इनको गवर्नमेंट सर्वेंट माना जाएगा, पब्लिक सर्वेंट। ठीक है। फिर उसके बाद 428 बोलता है अगर इन्होंने गुड फेथ में काम किया है, मान लीजिए एनसीएलटी का डिसीजन बाद में गलत निकलता है, तो हम जज को सू नहीं कर सकते अगर वो प्रूफ कर दे कि उस सर्कमस्टांसेस में अगर आप भी होते, आपको जो एविडेंस दिए गए थे तो आप यही जजमेंट सुनाते हैं। तो अगर वो प्रूफ कर दे कि आपने गुड फेथ में डिसीजन दिया है तो आपको कोई सू नहीं कर सकता। 429 इंपॉर्टेंट है, सीएमएम चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट। एनसीएलटी और नेकलेट सीएमएम को ऑर्डर दे सकते हैं किसी की प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए, तो सीएमएम विद इन 30 डेज लोकल पुलिस फोर्स की हेल्प से उसकी प्रॉपर्टी अटैच करके एनसीएलटी नेकलेट को रिपोर्ट करता है और सीएमएम को कोई सू नहीं कर सकता क्योंकि वो जस्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है। तो चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट प्रॉपर्टी अटैच करता है लोकल पुलिस फोर्स की हेल्प से एनसीएलटी या नेकलेट के ऑर्डर पे विद इन 30 डेज। 430 है हमारा सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा इनकी प्रोसीडिंग में। और 431 जैसे हम डायरेक्टर में पढ़ते हैं कि अगर इनकी अपॉइंटमेंट इफेक्टिव है तो इनके एक्शन क्या माने जाएंगे? वैलिड। तो ये 5 सेक्शन थे ऑफिसर पे। 427 क्या है? गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह माना जाएगा। 428 गुड फेथ में अगर काम किया सू नहीं करेंगे। 429 हमारा सीएमएम। 430 हमारा सिविल कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा इनकी प्रोसीडिंग में। और 431 अगर इनकी अपॉइंटमेंट डिफेक्टिव है तो एक्शन वैलिड रहेंगे। नेक्स्ट 3 सेक्शन लास्ट 432, 433, 434 और चैप्टर ओवर। लास्ट बंच है हमारा मिसलेनियस। तो इसके बंच कैसे होते हैं? 4, 3, 5, 3। अपील, पावर, ऑफिसर, मिसलेनियस। लास्ट के 3 सेक्शन हमारे हैं। 432 बोलता है कि इनको पावर है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की। ये मैंने सेक्शन लिंक कराया था, इसके तार जुड़े थे 245 से, ध्यान हो तो। मैंने कहा था एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है हुआ है पास्ट पेपर में। 245 में हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। क्लास सेक्शन में क्या था कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव हायर करके एक सिंगल ट्रिब्यूनल में केस फाइल करवाते हैं। तो एक क्वेश्चन ये आया था कि क्लास एक्शन में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होता है तो उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंटमेंट की पावर कौन सा सेक्शन देता है कि एनसीएलटी में आपके बिहाफ पे कोई और जा सकता है? तो 432 पावर देता है कि आपके बिहाफ पे कोई और जा सकता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो 432 बोलता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आप एनसीएलटी के पास भेज सकते हो अगर आप नहीं जाना चाहते तो। 433 है हमारा लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट में टाइम लिमिट गिवन है। अगर इस एक्ट में कहीं भी टाइम लिमिट नहीं दे रखी तो हम लिमिटेशन एक्ट की टाइम लिमिट रेफर करेंगे। जैसे कि जो डेट है वो टाइम बाद 3 साल बाद माना जाता है तो वो लिमिटेशन एक्ट बोलता है। 434 ट्रांजिशनल प्रोविजन है। पहले हायरार्की क्या हुआ करती थी? सीएलपी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब हायरार्की क्या? एनसीएलटी, नेकलेट, सुप्रीम कोर्ट। तो जो हाई कोर्ट के केसेस थे ना वो नेकलेट में ट्रांसफर हो गए थे। तो ट्रांजिशनल प्रोविजन यही कहता है कि अब हाई कोर्ट बीच में से हट गया है, सीएलबी की जगह एनसीएलटी आ गया है, तो हाई कोर्ट के केसेस सारे नेकलेट में ट्रांसफर हो गए थे। तो ये हमारे सेक्शन है 420 से 434। एनसीएलटी चैप्टर ओवर। पहले 4 अपील के, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, नेकलेट में जाओगे स्पीडी ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट। अगले 3 सेक्शन पावर के, सिविल कोर्ट, कंटेम्प्ट की और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। नेक्स्ट 5 ऑफिसर पे, गवर्नमेंट ऑफिसर, गुड फेथ, सीएमएम, सिविल कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। और 431 क्या था हमारा कि भाई अपॉइंटमेंट इफेक्टिव है तो एक्शन वैलिड रहेंगे। लास्ट के 3 सेक्शन हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लिमिटेशन एक्ट और ट्रांजिशनल प्रोविजन। तो ये था हमारा फॉरेन कंपनी और एनसीएलटी। तो होप सो आपको वीडियो देख के
ऑलमोस्ट सेक्शन रिमाइंड हो गए और कंसेप्ट भी आप एमसीक्यू कर लीजिएगा याद से। मैंने आपको एमसीक्यू की बाइफरकेशन दे दी है। ऑडिट की मैं जल्दी शेयर करूंगी क्योंकि ऑडिट के कुछ एमसीक्यू चेंज हो गए हैं, जिस वजह से जो मैंने पहले बाइफरकेशन बनाई थी वो मतलब खराब हो गया, मेरे को फिर से बनानी पड़ेगी। तो मैं आपके साथ कल वो शेयर करूंगी। तो आप लॉ में ये 3 चैप्टर तैयार कर लीजिए, आपका परसों टेस्ट है। कौन कौन से? मैनेजीरियल, फॉरेन कंपनी, एनसीईआरटी, नेकलेट। अभी मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी स्टडी मैट से फॉरेन कंपनी और एनसीईआरटी के नेक्स्ट वीडियो में। और जल्दी से आप ये वीडियो सुन के कंसेप्ट्स रिवाइज कीजिए। थैंक यू।